Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? I hope everyone is fine there. And our today's topic is mole concept and molar masses. ये कल भी पढ़ाया था बेटा आपको, आज इसको समराइज कर देते हैं. और इसके अलावा जो सेकंड टॉपिक है हमारा वो है परसेंटेज कॉम्पोजिशन. तो पहले आज की चीज़ें पढ़ाने से पहले कल का कुछ समराइज करता हूँ, रिवीजन कर देता हूँ आपको. पहले याद करिए बेटा मोल कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग हमने कैसे करी थी कि कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसको हम एटम्स बोलते हैं. और वो एटम्स चाहे सेम एलिमेंट के हों, जैसे एच मिलकर H2 गैस बना लेता है, H और ऑक्सीजन तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हो गए, ये मिलकर वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेता है. अमोनिया, नाइट्रोजन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम्स मिलकर क्या बना लेते हैं बेटा, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं. इज इट क्लियर? तो कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है. तो हमारी जो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो एटम्स के बेसिस पर ही होती है. ये बात मैंने कल आपको एक्सप्लेन करी थी. तो कोई भी सब्सटेंस के, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो बेटा, अगर हम उसके 6.022 × 10⁻23 एटम्स को कलेक्ट कर लें, या इतने मॉलिक्यूल्स को ले लें बेटा, या इतने आइंस को ले लें, तो ये सब क्या कहलाते हैं, 1 मोल ही कहलाते हैं. तो 1 मोल, देखिए मैंने इसी ट्रायंगल है, ये शॉर्ट में कल की पढ़ाई को शॉर्ट में किया है. ठीक है, वो क्या चीज़ है कि बेटा कोई भी मैटर हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तो उसका अगर हम 1 मोल लेते हैं तो उसमें बेटा क्या होंगे, 6.022 × 10⁻23. अगर वो एलिमेंट है तो उसमें एटम्स होंगे. ठीक है, अगर वो कंपाउंड है तो बेटा उसमें क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे. और अगर वो आयनिक कंपाउंड है, ठीक है बेटा, तो उसमें क्या होंगे, आयंस होंगे. तो चाहे हमारे 6.022 × 10⁻23 एटम्स हो जाए, जैसे मान लो हमने कॉपर की शीट ले ली है ना, कॉपर 1 मोल कॉपर लेना है. एक है ना, आयरन की शीट लेनी है फॉर एग्जांपल, आयरन की हमने एक शीट ली, क्लियर है, उसमें भी आयरन के एटम्स होंगे. तो वहां पे हम 6.022 × 10⁻23 एटम्स के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, दैट इज 1 मोल. जैसे मैंने लिखा भी है, देखो बेटा 1 मोल ऑफ आयरन क्या होता है हमारा, ठीक है, 6.022 × 10⁻23 है ना, एटम्स ऑफ आयरन, दैट इज 1. यही चीज इस ट्रायंगल में मैंने यहाँ रिप्रेजेंट की. अगर जैसे हम वाटर की बात करें, वाटर एक मॉलिक्यूल कंपाउंड है बेटा, और ये है ना, इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O के. तो 1 मोल ऑफ वाटर क्या होगा, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. तो वही बात यहाँ पर है. क्लियर है? अब हम गैस में लेते हैं, कोई एक सॉलिड सब्सटेंस है, एक लिक्विड और एक गैस ले, मतलब गैस मैंने अमोनिया की है ना. तो 1 मोल ऑफ अमोनिया से हमारा मतलब क्या है कि 6.022 × 10⁻23 है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया. इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास 1 मोल का ये पॉइंट क्लियर हुआ. अब बेटा उस जमाने में क्या करते थे हम, सॉलिड और लिक्विड के जनरली मास मेजर करते थे. आज तो हम लिक्विड्स का वॉल्यूम देते हैं. आपके पेरेंट्स वगैरह, फोर फादर्स में कभी मतलब जो आपके दादाजी वगैरह हो, इनसे आप पूछना. पुराने जमाने में जब हम मस्टर्ड ऑयल भी मार्केट से लेके आते थे ना, वो लीटर में नहीं आता था, वो ml में नहीं आता. आज तो पैकेट्स में या बोतल्स में जब आता है तो 1 लीटर उसके ब्रैकेट में लिखना, आपको अप्रोक्सीमेटली 898 ml लिखा मिलेगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 900 है ना ग्राम. तो 1 लीटर जो होता है वो 900 ग्राम के बराबर होता है. लेकिन पुराने जमाने में मस्टर्ड ऑयल भी जब लेके आते थे तो वो किलो में मिलता था. ठीक है नहीं? तो उस टाइम पर सॉलिड और लिक्विड का जनरली हम मास लेते थे, और गैसेस का बेटा हम क्या लेते थे, है ना, गैसेस का हम वॉल्यूम लेते थे. तो गैसेस का हमने क्या लिया, वॉल्यूम. इज इट क्लियर? और हम एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर काउंट करते थे. एवोगाड्रो लॉ में भी याद करो क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट क्यों रखा है एवोगाड्रो ने? क्योंकि बेटा आप जानते हो कि टेम्परेचर के चेंज करने पर, इंक्रीज या डिक्रीज करने पर वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ता है, या प्रेशर के इंक्रीज या डिक्रीज करने पे भी प्रेशर पे, वो वॉल्यूम पे इनका इफेक्ट पड़ता है. घट जाएगा, आपने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो जाएगा. प्रेशर को डिक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. टेम्परेचर इंक्रीज करते हो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा वॉल्यूम क्या होगा, कंपोजिट हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा और उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा. तो टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड लेते हैं हम, तब उनकी मोल कॉन्सेप्ट की, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, मास और वॉल्यूम के रिलेशन की कैलकुलेशन करते हैं. एक्चुअली ये बेटा लिया क्यों हमने, ये ऐसा मास और वॉल्यूम को मोल से रिलेट किया क्यों, मेन पॉइंट हमारा ये भी है. तो उसको रिलेट 1 मोल को मास और वॉल्यूम से रिलेट करने का रीजन ये है, आपने आयरन की रॉड में कभी आयरन का आइटम देखा है, आपको दिखता है? या एक ग्लास आप पानी लेते हो तो क्या उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको दिखते हैं, H2O के मॉलिक्यूल्स आपको दिखते हैं? नहीं दिखते ना. तो ऐसी तो आप उनकी काउंटिंग कैसे कर पाओगे? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, आपको दिख रहा है,
ठीक है। तो आपसे मैं कहूं कि 100 मानकर को कलेक्ट कर दीजिए, तो आप जो चीज दिख रही है आपको, आप उसको तो काउंट कर सकते हो ना। अब जो एटम या जो मॉलिक्यूल आपको दिख ही नहीं रहा, जो आपको नॉर्मल आई से दिखता ही नहीं है, उसके कितने पार्टिकल्स या एटम्स कैसे कलेक्ट करोगे, कैसे इनको पास पास लाओगे, तब आप कहोगे जी ये 1 मोल ऑफ आयरन हो गया, नहीं कर सकते ना। तो वो इतना छोटे, लेकिन छोटे छोटे एटम्स का मिलके बेटा क्या बन जाता है, मास ज्यादा हो जाता है, जिसको हम वे कर सकते हैं, वॉल्यूम में हम उसको मेजर कर सकते हैं अगर गैसेज है तो इसलिए मोल का रिलेशन डेवलप किया गया मास से या बेटा वॉल्यूम से, क्योंकि हमारा मैटर या तो सॉलिड लिक्विड गैस में होता है और उनका मेजरमेंट मास में होता है या वॉल्यूम में होता है। तो हमें बस ये उन्होंने कंपैरिजन किया कि हम आयरन का कितना मास ले लें, ठीक है, कि उसमें हमारे 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ आयरन आएंगे। क्लियर हुआ मीनिंग? तो ये साइंटिस्ट लोगों ने अपने वो बेटा वही कल मैंने कार्बन C12 के बेसिस पे बताया था, याद करो। तो उसी बेसिस पर उन्होंने एक रिलेशन डेवलप किया कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस का अगर एटॉमिक मास है उसको ग्राम में ले लें, ग्राम एटॉमिक मास, या जो मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम में ले, जिसको आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हो, तो उसमें बेटा क्या आते हैं, उतने ही वन, ये जो एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही उसमें नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं। जैसे वाटर है, वाटर के 1 मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है ना, 18 AMU है ना। लेकिन अगर हम 18 जो उसका 1 मॉलिक्यूल का मास है, मॉलिक्यूलर मास है, उसको ग्राम में ले लें तो ये 18 ग्राम बन गया। तो अगर आप 18 ग्राम वाटर तो ले सकते हो ना वे करके, तो उसमें बेटा कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। इज दैट क्लियर हुआ? तो ये चीज उन्होंने देखो यहाँ पे लिख दी। अगर आप किसी भी सब्सटेंस का अगर कोई एलिमेंटल फॉर्म में है सब्सटेंस, ठीक है, जैसे आयरन की रॉड हो गई, कॉपर का वायर हो गया, ये सब चीजें, तो आप उसमें एलिमेंट में एटम होता है तो उसके एटॉमिक मास को ग्राम में ले लो, वो 1 मोल के बराबर होगा और उसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम। क्लियर हुआ? ये ट्रायंगल शॉर्ट में आपको एक रिवीजन देता है और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये ट्रायंगल, ये आपको बहुत काम आएगा। कॉम्पिटिशन के सवाल कैलकुलेट सीधा सा है, देखो मैथमेटिक्स है। आप अगर इस मोलर मास को, इस चीज को मैं क्या कह सकता हूं, देखो एटॉमिक मास इन ग्राम या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम क्या कहलाता है, मोलर मास। मोलर मास याद करो कल मैंने क्या बताया था, 1 मोल सब्सटेंस का मास, मतलब 1 मोल आयरन का मतलब इतने एटम्स ऑफ आयरन का जो मास है वो कितना है, 56। और इसको मैं क्या कहूंगा, मोलर मास कहूंगा, नहीं कहूंगा? तो क्लियर हुआ? तो चाहे एटॉमिक मास इन ग्राम है चाहे मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम है, हम उसको क्या बोल सकते हैं, मोलर मास। तो इसमें याद रखना मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास होता है, ठीक है, और मोलर मास क्या होता है, 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स का मास होता है। दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर मास एंड द मोलर मास। इज इट क्लियर? चलिए, तो हमारे पास ये चीजें हैं। तो इस तरीके से अब तक हमने एक सिंपल ट्रायंगल मैथमेटिक्स बना ली कि इसको हम ए मान सकते हैं, तो ए बराबर बी और बी बराबर सी। मतलब इसको मान लीजिए मैंने ए माना, ये आपके पास क्या हो गया, मान लीजिए इसको मैंने ए माना, मोल को मैंने बी माना और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को सी मान लिया। मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी है ना। तो अगर आपका सवाल ये आ जाए कि 5.6 ग्राम आयरन में हमारे कितने नंबर ऑफ आयरन एटम्स होते हैं, तो आपने देखा इनको 5.6 ग्राम मतलब मास दिया और नंबर ऑफ एटम्स पूछे, तो मास ये रहा और नंबर ऑफ एटम्स ये रहे, सीधा ए बराबर सी कर दो। तो आयरन का इन जनरल क्या होता है एटॉमिक मास, 56। तो 56 ग्राम ऑफ आयरन में कितने एटम्स है जी, इतने। तो 5.6 में कितने होंगे? इज इट क्लियर? कल ही न्यूमेरिकल कराऊंगा, अभी तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है ना, तो कल पहले इसके इसमें जाएंगे फिर उसके हम न्यूमेरिकल कराएंगे। कोई नहीं, मतलब कहने का ये आप चीज अभी थ्योरेटिकल समझिए, एक साथ न्यूमेरिकल पे आएंगे इन चीजों के। तो हमारे पास ये चीज समझ में आई, तो ये बराबर 1 मोल के 1 मोल बराबर, यही चीज मैंने देखो नीचे लिखी। और जो गैसेज होती हैं हम उसके वॉल्यूम लेते थे, जैसे अमोनिया है, अमोनिया तो मास भी होगा उसका वॉल्यूम भी होगा। तो 17 ग्राम ऑफ अमोनिया बराबर 1 मोल ऑफ अमोनिया बराबर इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, और बराबर ये गैस है तो हम इसके वॉल्यूम भी ले सकते हैं 22.4 लीटर या 22,400 ml ऑफ अमोनिया। क्लियर हुआ पॉइंट? तो इस तरीके से बेटा ये हमने मोल का रिलेशन पार्टिकल से, मोल का रिलेशन मास से, मोल का रिलेशन वॉल्यूम से, और ये सब एक दूसरे के क्या हो गए। हाँ, बस इसको डायरेक्टली आप मत कहना, ठीक है नहीं, कि आप इन दोनों को रिलेट करो, क्योंकि मास वॉल्यूम एक दूसरे के एग्जैक्ट बराबर नहीं होते ना। क्लियर है पॉइंट? और ये वैसे भी हम गैस का लेते हैं, हम इसको लिक्विड का नहीं लेते। हाँ, गैस के केस में आप इनको डायरेक्टली बराबर कर सकते हो, तो गैस का आप मास भी लेते हो, गैस का वॉल्यूम भी लेते हो। लेकिन आप मान लो वाटर है, अब सोचो वाटर के वॉल्यूम को इधर लेके जाओ, या किसी और लिक्विड के या सॉलिड के वॉल्यूम को इधर लेके जाओ, तो सॉलिड का वॉल्यूम उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट से लेते हैं हम। क्लियर है ना आपको बेटा? तो वहां सॉलिड और लिक्विड के केस में आप मास और वॉल्यूम को रिलेट मत कर,
हाँ गैसेस के तो उसमें आप डायरेक्टली इसको ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, तो ए बराबर डी कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से बेटा देखो ये हमारा मूल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ पूरा। हम कल या परसों जैसे भी आता है कल इसके न्यूमेरिकल कराएंगे मूल कॉन्सेप्ट के आपको, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टोइकोमेट्री के न्यूमेरिकल भी खिलाता है। चलिए तो ये हुआ हमारा बेटा एक टॉपिक कंप्लीट आज का। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है परसेंटेज कंपोजिशन, जो आज का सेकंड टॉपिक है, ठीक है। और बाकी इसके भी अगर इसमें आपको कोई चीज क्लियर नहीं हुई हो तो आप मुझसे क्वेरी में पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलिए अब सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, तो आज के हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। तो बेटा स्ट्रक्चर फार्मूला, इनको पहले मैं एग्जांपल्स देता हूँ आपको, 1 और 2 एग्जांपल देता हूँ, देन इनकी डेफिनेशन एग्जांपल से ज़्यादा अच्छी क्लियर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखो कुछ इस पे बोर्ड पे बना रखा है, आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। आप 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में एक टॉप कंपाउंड पढ़ के आए हो बेंजीन, ठीक है। उसका फॉर्मूला आप पढ़ के आए हो C6H6, मतलब बेंजीन 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब उनमें देखो इस हिसाब से आप उसका स्ट्रक्चर पढ़ के आए हो कि 1 कार्बन सेकंड कार्बन से सिंगल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में ये डबल बॉन्ड है, ये फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल, इस तरीके से 6 कार्बन अल्टरनेटिवली 1 सिंगल 1 डबल 1 सिंगल 1 डबल बॉन्ड से अटैच है। और अब इसको भी अगर आप देखोगे कार्बन के बेटा 1 बॉन्ड तो इस कार्बन से बनाया, डबल बॉन्ड इस कार्बन से बनाया, फिर भी एक बॉन्ड बनाना रह गया, वो इसमें हाइड्रोजन। तो एवरी कार्बन हैविंग ए हाइड्रोजन अटैच विद सिंगल बॉन्ड, मतलब बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, तो एवरी कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है सिंगल बॉन्ड के साथ, और बाकी ये 6 कार्बन एक दूसरे से अल्टरनेटिवली पहले एक सिंगल देन आगे डबल, फिर सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल, इस तरीके से अटैच है। तो देखो वैलेंसी देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो देखो कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, सारे कार्बन के आप देख सकते हो। इसको देखो बेटा 2 ये 1 ये 3 ये, तो टोटल 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, और हाइड्रोजन सिंगल बनाता है सारे सिंगल। तो दैट इज स्ट्रक्चर फार्मूला, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, दैट इज एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। तो एम्पेरिकल फार्मूला देखो कैसे बनाइए, हमने देखा ये 6 है और ये 6 है। देखो एम्पेरिकल फार्मूला कैसे बनता है बेटा, एम्पेरिकल फार्मूला का एक फार्मूला होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन n फैक्टर। अब वो n फैक्टर क्या होता है बेटा, कि जो इनमें मिनिमम नंबर है, भाई जैसे ये 6 है और ये भी 6 है, तो दोनों ही 6 है, हम यहाँ तो दोनों ही बराबर हो गए, है ना। तो यहाँ n फैक्टर हमारा क्या होगा बेटा 6 होगा, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C6। तो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन को 6 से 6 डिवाइड होगा 1 बन जाएगा, तो ये कट के हमारे पास क्या बन गया, जिसको हमने CH। चलो इससे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, एक और मॉलिक्यूल लेता हूँ जिससे आप और समझ पाओ अच्छे से, ठीक है। देखो जैसे मैं लेता हूँ एसिटिक एसिड, एक मॉलिक्यूल लेता हूँ, ठीक है, आपके पास दूसरा, इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, एसिटिक एसिड, ठीक है। इसका देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। समझ में आया कुछ? याद करो, आप पढ़ के आए हो मिथेनोइक इथेनोइक, ठीक है ना, एसिटिक एसिड और उसका IUPAC, या 10th में कार्बन इस कंपाउंड में पढ़े हो, तो दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है कि कौन कौन से एटम मिलके किस टाइप का कंपाउंड बनाते हैं, जैसे एसिडिक कंपाउंड बन रहा है, बेसिक बन रहा है, क्या अल्कोहल बन रहा है, ठीक है, किस टाइप का मॉलिक्यूल बन रहा है, उसमें कैसी केमिकल प्रॉपर्टी होंगी, तो एटम्स का इस हिसाब से अरेंजमेंट, समझ में आया, जो एटम्स का एक मिनिमम अरेंजमेंट बताए, मिनिमम एटम्स का अरेंजमेंट बताए, और ये बताए कि इस कंपाउंड में इस टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी होंगी, तो दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। और उसमें ईच एटम एक दूसरे से कैसे जुड़ा है, किस बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ा है, कौन किससे जुड़ा है ना, दैट इज स्ट्रक्चर फार्मूला। देखो अब जैसे मैं इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाया, जैसे ये कार्बन आया, तो फर्स्टली बेटा ये कार्बन पहले 3 हाइड्रोजन से अटैच है, तो देखो एक सिंगल बॉन्ड के साथ इस हाइड्रोजन के साथ, सिंगल बॉन्ड इस हाइड्रोजन, क्लियर है पॉइंट। इससे ये कार्बन फिर इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच, इस कार्बन पे 2 ऑक्सीजन है, एक सिंगल बॉन्ड से है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से है, ठीक है बेटा, और फिर एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से। तो देखो यहां पर आपको ये पता नहीं चल रहा कि कौन एटम किस एटम से किस तरीके से जुड़ा है, उनके बीच में किस हिसाब से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है, 1 1 की 2 2 की, कुछ नहीं पता। तो स्ट्रक्चर फार्मूला आपको ये डिफाइन करता है कि पूरे मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है वो एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए हैं, अरेंज्ड हैं,
ठीक है, जैसे फर्स्ट कार्बन अपने से 3 हाइड्रोजन को अटैच कर रहा है और ये कार्बन, तीनों हाइड्रोजन और कार्बन सब एक दूसरे से, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है। लेकिन इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन पे 2 ऑक्सीजन तो है, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, फिर इस ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन। तो देखो ये कहलाता है स्ट्रक्चर फार्मूला। तो स्ट्रक्चर फार्मूले के डेफिनेशन समझ में आया कि कोई भी मॉलिक्यूल जिन एटम से मिलके बना है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ एटम से मिलके बना है, वो सारे के सारे एटम एक दूसरे से किस तरीके से अरेंज है, ठीक है, किस टाइप के बॉन्ड से हैं, कौन किससे डायरेक्टली जुड़ा है, कौन किससे जुड़ा है और किस टाइप के बॉन्ड से जुड़ा है, दैट इज स्ट्रक्चर फार्मूला। और उनको हमने इस टाइप से इकट्ठा किया कि वो हमें ये बता दे कि ये मॉलिक्यूल इस टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी रखता है ना, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसके एम्पेरिकल कैसे बनेगा, देखो बेटा ना, देखो अगर मैं सीधे सीधे जाऊं तो ये इसका बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है, एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब मैं एम्पेरिकल पे जाऊं, मैंने क्या बताया देखो अभी बेटा कि आप मॉलिक्यूलर फार्मूले में देखो बेटा, कार्बन कितने हैं हमारे पास 2, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 3 और 1 कितने हैं बेटा हमारे पास 4, और ऑक्सीजन कितने हैं बेटा हमारे पास, है ना 2। अब इसमें मिनिमम नंबर क्या है बेटा जिससे सब डिवाइड हो सके, ठीक है, मेन पॉइंट है होल नंबर पे, वो मिनिमम होल नंबर जिससे सारे एटम्स की क्वांटिटी डिवाइड हो सके, इस पे फोकस रहना, फ्रैक्शन में नहीं जाना हमें, ठीक है। अब देखो ये क्या है 2, ये क्या है 4 और ये क्या है 2, तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 2 आ रहा है और जिससे हम सबको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ n फैक्टर जो बनेगा वो क्या बनेगा 2, और 2 से कार्बन को करोगे तो कार्बन रह गया 1, इसको करोगे तो आपके पास 2 और ऑक्सीजन भी 1। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो गया CH2O। क्लियर हुआ पॉइंट आपको। तो एसिटिक एसिड का एम्पेरिकल फार्मूला ये मतलब सीधा सा है, आप सारे एटम्स को एक बार इकट्ठे कर लो, फिर उसमें देखो सबसे मिनिमम नंबर क्या मिल रहा है ना, और वो ऐसा हो जिससे सब डिवाइड हो सके। क्लियर है पॉइंट, है ना। तो जैसे एक और लेता हूं, जैसे आपके पास इथाइल अल्कोहल, आपके पास एक मॉलिक्यूल और लेता हूं समझाने के लिए, है ना, इथाइल अल्कोहल। देखो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा C2H5OH, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये आपको बता रहा है इसमें अल्कोहलिक प्रॉपर्टी होंगी। क्लियर है, ये मैंने बोला मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एटम्स का इस अरेंजमेंट जो आपको बताए कि वो मॉलिक्यूल किस टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, अब ये कौन किससे जुड़ा है, तो देखो बेटा, है ना, इसमें मान लीजिए मेरे पास पहला कार्बन है, ठीक, उस पे एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है, एक आपके पास तीसरा हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन हो गए। इस कार्बन पे फिर एक हाइड्रोजन, फिर एक दूसरा हाइड्रोजन। तो देखो 2 कार्बन थे, वो 2 कार्बन ये हो गए। अब 2 कार्बन पे 5 हाइड्रोजन किस तरीके से हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। इस कार्बन की एक वैलेंसी बची O और H। समझ में आया, पहले एक कार्बन, उस पे 3 हाइड्रोजन, फिर उससे एक अगला कार्बन, उस पे 2 हाइड्रोजन, फिर उससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये देखो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब इसके एम्पेरिकल की बात करते हैं बेटा, देखो ठीक है। तो देखो इसके एम्पेरिकल पे जाते हैं, ठीक। तो पहले कॉमन देखो, कार्बन कितने हैं बेटा हमारे पास 2, कार्बन कितने हैं हमारे पास 2, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 और एक 6, तो हाइड्रोजन हो गया हमारे पास 6, और ऑक्सीजन कितना है बेटा 1 ही है। तो इन सब में मिनिमम क्या है 2 6 1 1, और वो इसका n फैक्टर हो गया 1। ठीक है, इसका n फैक्टर हमारा क्या हो गया बेटा, है ना 1 हो गया। अब इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। तो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला जो अल्कोहल का है वो क्या बनेगा C2H6O। क्लियर है पॉइंट। तो आपको एम्पेरिकल फार्मूला समझ में आया, ठीक है। कल हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में मतलब क्या करेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे और परसेंटेज कॉम्पोजिशन अभी जो थोड़ी देर पहले पढ़ाया था उसको यूज करते हो। ठीक है, तो कल का हमारे टॉपिक यही होंगे, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला बाय द हेल्प ऑफ द परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो कल 2 टॉपिक मिक्स होकर न्यूमेरिकल आएगा बेटा, एक जो भी इससे पहले पढ़ाया था परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एक ये। क्लियर है, तो आज की पढ़ाई को जरूर रिवाइज कर लें, और परसों के न्यूमेरिकल मोर कॉन्सेप्ट में स्ट्रिक्टमेंटली। ठीक है, थैंक यू। देखिए सेकंड टॉपिक हमारा आज का क्या है बेटा, वो है हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। देखो नाम से क्लियर है, कॉम्पोजिशन मतलब क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस किस किस चीजों से मिलकर बनाए, क्या क्या कंपोजिशन मिक्स करके बनाए, और उसमें उसकी परसेंटेज, टोटल में उसकी परसेंटेज क्या है, कितना परसेंट प्रेजेंट है, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है यूरिया का बेटा। यूरिया का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, NH2CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है।
ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, देखो हमसे पूछा जाए कि यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब हम सबका निकाल सकते हैं भाई। ये यूरिया देखो किस किस से मिलकर बना है, 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन, 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 4 तरह के एलिमेंट के एटम्स इसमें प्रेजेंट है। हम चारों का कंपोजिशन निकाल सकते हैं और वो टोटल जोड़ के कितना आएगा 100, क्योंकि टोटल कितना होता है हमेशा 100 होता है बेटा। तो देखो अभी हम यहाँ अगर देखें तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है नाइट्रोजन का, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द गिवन एलिमेंट, तो गिवन एलिमेंट मैंने यहाँ क्या लिया बेटा नाइट्रोजन। तो उस जो गिवन एलिमेंट का मास कितना है इस मॉलिक्यूल में, तो मास ऑफ द गिवन एलिमेंट इन मॉलिक्यूल अपॉन टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, या आप उसको मोलर मास भी कह सकते हो, क्लियर है, 1 मोल का। तो इनटू 100 परसेंटेज निकालना, तो 100 का मल्टीप्लाई तो करते करते हैं बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास आप देखो यहाँ पर 1 नाइट्रोजन और सेकंड नाइट्रोजन, और 1 नाइट्रोजन एटम का वेट कितना होता है 14 × 2 का कितना होगा 28। तो नाइट्रोजन 2 एटम्स है और उनका वेट कितना होगा 28। और इस पूरे मॉलिक्यूल का देखो बेटा नाइट्रोजन का हो गया 28, 4 हाइड्रोजन का 4 मतलब 28 + 4 32, 1 कार्बन 32 में आप 14 है वो 12 ऐड करो, है ना, तो कितना बन गया देखो 28, 4 32, 32 और 12 44, और 44 और ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया 60, क्लियर। तो टोटल मॉलिक्यूल का वेट 60 और उसमें 2 नाइट्रोजन एटम है उसका 28 × 100। आप इसको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करना, आपको कितना मिलेगा 46.66%। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है बेटा आपका यहाँ पे 46%। इसी तरीके से मैं औरों का निकालूं, जैसे मुझे हाइड्रोजन का निकालना है बेटा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है बेटा, अगर मुझे हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन हमने देखा कितना है यहाँ पे 2 और 2 4 एटम का हाइड्रोजन का 4 होगा, टोटल 60 × 100, यहाँ से इसका निकल आएगा बेटा। मुझे ऑक्सीजन का निकालना है, ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम है तो 16/60 × 100, ठीक है। मुझे कौन बचा बेटा एक कार्बन, कार्बन का एक ही एटम है उसका 12/60 × 100। तो बेटा आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज निकल के आएंगी, इन सबको ऐड कर देना, इसको 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 इसको, ये सब मिलके क्या हो जाएगा आपका 100 ही हो, क्योंकि पूरे टोटल तो फिक्स होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एलिमेंट का क्या परसेंटेज कॉम्पोजिशन है वो निकाल सकते हैं। अब बेटा हमारे अब इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन बेसिकली स्टार्ट हो रहा है, लेकिन न्यूमेरिकल बिना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के सॉल्व नहीं होते, क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से आज ये एक तो कल की चीजों को समराइज किया था, आज का एक टॉपिक आपका ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन, आपकी इसके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में इसके न्यूमेरिकल मिलेंगे, ठीक है नहीं। चलिए अगला एक नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है बेटा वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं अब।